मतलब मैं रो भी नहीं सकती थी, मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी। जैसे कि होता था कि मुंह बंद करके रोना और सारी चीजें, बहुत कुछ मैंने किया है। आज मुझे हिम्मत आई है ये वीडियो में बताने की, मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये कोई व्लॉग व्लॉग नहीं है, जस्ट सिटिंग काइंड ऑफ वीडियो है। टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ और किस बारे में बात करने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये भी लगे कि आखिर मैं ये सब आप लोगों से क्यों बता रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग चैनल है। एंड जो भी मेरी व्लॉगिंग जर्नी है, जितने भी लोग जुड़े हैं और आगे भी जितने लोग जुड़े, कम से कम उनको ये तो पता रहे कि मैं किस तरह की इंसान हूँ, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, अच्छे तरीके से मुझे जानते रहे, ताकि जो एक ट्रू कनेक्शन है वो मेंटेन हो सके। एंड दूसरा रीजन ये है कि कुछ लोग पर्सनली जो मुझे जानते हैं, हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू उनको भी उनके सवाल का जवाब मिल जाए अगर ये वीडियो वो देखते हैं तो। ठीक है, एक चीज मैं और आप लोगों से बोलूंगी कि हो सकता है बीच बीच में आपको ये भी लगे कि मैं इस वीडियो में ये सब क्यों बता रही हूँ, ये सब की तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये सारी चीजें नहीं बताऊंगी तो आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ उसका सही से समझ में नहीं आएगा जब तक मैं शुरू से शुरू नहीं करूंगी। तो अगर बोर भी हो रहे होंगे तो प्लीज 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 सुन लेना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो चाय वाय कॉफी वॉफी अगर लेना चाहें तो लेके बैठ सकते हैं आराम से, एंड उसकी बात सुन सकते हैं। देन अभी जो है कट टू द पॉइंट, मतलब टॉपिक पर आते हैं। मैं एक लोअर मिडिल क्लास, यस मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है, वहां पे मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, अभी मैं मिड 30s में हूं, तो मतलब 30 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। उस फैमिली में मेरे जो फादर हैं वो 4 भाई हैं, मेरी 3 बुआ हैं जिसमें से एक बुआ अभी नहीं है, तो मतलब 2 बुआ 4 भाई हैं। एंड पहले दादाजी भी थे, दादी जी भी थे, अभी कोई नहीं है। ठीक है, तो अभी ये फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। मतलब अगर मेरे डैडी 4 ब्रदर्स हैं, बुआस हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने सिबलिंग्स होंगे और सारी चीजें। तो बहुत बड़ी फैमिली है। ठीक है, एंड मेरी जो फैमिली है वो काफी ज्यादा एक ट्रेडिशनल, जो बोल सकते हैं, मतलब वैसे तो अगर बोलेंगे तो ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रेडिशनल वैल्यूज रखने वाली फैमिली है। मतलब पुराने ख्यालात की जिसको बोल सकते हैं। हाँ, अभी बहुत ज्यादा सुधार आया है, मैं पहले से शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह की फैमिली है, एंड इस तरह की फैमिली में मैं पैदा हुई थी। एंड बट कुछ मतलब फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से हमें दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं होती तो मुझे वो बेहतर हेल्थ, बेहतर ट्रीटमेंट और सारी चीजें नहीं मिल पाती। यही रीजन है कि मेरे डैडी उतना कैपेबल नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमें यहाँ पे रखा अपने पास ताकि मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी जो फैमिली है अभी भी जॉइंट फैमिली है, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं प्राउडली कहती हूँ, अच्छा भी लगता है। बट मतलब उन उन लोगों के जो थॉट प्रोसेस है, उन लोगों की जो वैल्यूज है, उससे मेरे फादर की जो थिंकिंग थी वो थोड़ी डिफरेंट मुझे लगती है। थोड़े अलग थे, मुझे नहीं पता कहाँ से वो अलग हुए, बट हाँ डैडी मेरे अलग थे थोड़े से, मुझे जो चीज लगती है। ठीक है, वो यहाँ पे लाए, मैं यहाँ पे कब आई हूँ मुझे सच में याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी। तो यहाँ पे आने के बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, एंड देन एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया, जहाँ से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई, स्टडी स्टार्ट हुई। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो मतलब जो मेरी एजुकेशन लाइफ है उसमें मैं बहुत स्कूल वगैरह नहीं गई हूँ। मैं बिल्कुल सच बोलूंगी, मैं स्कूल वगैरह नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरी आधी जिंदगी जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे गई है। तो बहुत सारी छुट्टियां लेनी पड़ती थी मेडिकल रीजन से, जिसकी वजह से बहुत किसी तरह से मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की है। एंड बट मेरे डैडी, जैसा मैंने बोला कि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने मेरी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया, एंड उन्होंने खुद को भी इस चीज में इन्वेस्ट किया। ट्रस्ट मी, मैंने इतना कहीं पे भी नहीं देखा है, किसी भी पेरेंट्स को नहीं देखा है अपने बच्चे में खुद को इतना इन्वेस्ट करते हुए जितना मेरे डैडी ने खुद को किया है। रीजन कुछ भी हो सकता है उनको लगा हो कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, एजुकेशन ही बाद में जाके मेरे काम आएगी, तो इस वजह से। या बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो अभी भी, जैसे मेरी नीज है, आज भी वो गांव में रहते हैं तो भी 1-1.5 घंटा वो फोन पे उसको पढ़ाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है इन सब चीजों में, एक
अच्छी लाइफ देने में। तो उन्होंने इस तरह से मेरे में खुद को इन्वेस्ट किया। बहुत सारी चीज, हो सकता है मैं यहाँ पे इमोशनल भी हो जाऊं, हो सकता है मैं रोने भी लगूं, मैं चाहती नहीं कि कभी स्क्रीन पे मैं रोऊं, लेकिन बहुत सारी चीजें। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि जब मैं डॉक्टर के पास मुझे लेके जाते थे, तो बसेस से हम जाते थे। बसेस से जब जाते थे तो जितने बस स्टैंड पड़ते थे ना, उस पे जितने बस स्टैंड के नाम होते थे, जैसे कि दिल्ली गेट, आईटीओ और लाजपत नगर, ये सारे मूलचंद, तो उनके स्पेलिंग बताते हुए वो जाते थे। जितनी भी हुडिंग्स दिखती थी, जितनी भी सड़क पे बैनर्स दिखते थे, उस पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मतलब बताते हुए जाते थे। हालांकि उनकी भी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह से खुद को सरवाइव करके अच्छे से पढ़ाई की थी। एंड डैडी जो है वो मेरे बीकॉम है, तो उन्होंने जो है इस तरह से वो करते थे। ठीक है, छोटी छोटी चीज, हालांकि उस टाइम में इरिटेट भी होती थी कि मतलब इतनी छोटी सी चीज को, मतलब बट वो हर चीज एजुकेशन पर्पज से करते थे, हर चीज। ठीक है, तो ऐसा है कि हॉस्पिटल में भी जाती थी, कभी कभी मेरा 150 नंबर होता था, 200 नंबर हो सकता है, ये भी लगे कि एग्जैजरेशन है, बट जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, सफदरजंग, एम्स, लोकनायक, जीबी पंत, उनको पता होगा कि कितने कितने वेटिंग होती थी। हम लोग 5 बजे 6 बजे जाके वहां पे बैठते थे, तो 2 बजे 3 बजे तक हमारा नंबर आता था। तो वहां पे भी डैडी मेरे बुक लेके जाते थे, लंच लेके जाते थे, वहीं पे बैठ के पढ़ाते थे। इवन इतना ज्यादा वो करते थे कि जैसे अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो मुझे बोलते थे, तुम बोलोगी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम खुद से बताओ, तुम बोलने में एक्सपर्ट हो। हर चीज में वो छोटी से छोटी चीज लेके, स्टडी में नहीं, छोटी मैनर हो गया, किससे किस तरह से बात करनी है, कौन आ रहा है, किससे क्या बिहेव करना है, हर चीज में मतलब उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना इन्वेस्ट किया है कि मैं बता नहीं सकती। एंड शायद मेरे अंदर ना 80% जो आप लोगों को अश्क अक्स जो भी बोलते हैं दिखेगा, वो मेरे डैडी का दिखेगा, मेरा नहीं होगा। इतना भर दिया है उन्होंने खुद को मेरे अंदर। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हुआ। और उसके बाद जाके फिर अब एक ही चीज बताओ कि आप लोग मुझे इस तरह की चीज बताओ कि मैं यहाँ पे टॉपिक से थोड़ा सा हट रही थी, कि अगर उन्होंने ये सारी चीजें दी, लाइक एजुकेशन हो गया, मैनर हो गया, इस तरह से तुमको करना है, सेल्फ डिपेंड होना है, सारी चीजें, तुम बेटी नहीं तुम बेटा हो, इस तरह से किया, तो वही चीजें मेरे अंदर डेवलप होएंगी, ऑब्वियस सी बात है। और मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लाइक दिल्ली में रह रही हूँ, तो मेरे अंदर वही थॉट प्रोसेस होगा। देखो, बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं अपने बच्चों को लेके, सिटीज में रहते हैं, बाहर रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चे पहले की जो संस्कृति, कल्चर, वो सब फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भाई उनकी गलती नहीं है, वो जो देखेंगे, जिस एनवायरमेंट में पले रहेंगे, जिस तरह की कंडीशनिंग होगी, वो वही वही कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो वही चीज मेरे साथ भी हुई। उसके बाद जब मैं बड़ी होने लगी तो कुछ चीजें फिर ऐसी होने लगी जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। जैसे कि डैडी ने मुझे जिस तरह की परवरिश दी थी, और फिर जिस तरह का एक्सपेक्टेशन मेरे से लोग रख रहे थे, उस तरह की मैं नहीं थी। जैसे कि लड़कियों को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, मैं हंस के बात करती थी, एकदम बिंदास थी। लड़कियों को सबके टॉपिक में नहीं कूदना चाहिए थे, मैं किसी भी टॉपिक पे कूद जाती थी, मैं किसी में भी एकदम सही से, मतलब अगर मुझे इसका जवाब देना है तो देना है। लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, मुझे जो पसंद आता था मैं पहनती थी। और ऐसा नहीं कि मैं कभी रिवीलिंग कपड़े या इस तरह के कपड़े, मुझे खुद भी नहीं पसंद है, बट जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे अगर पजामा टी शर्ट पहनना है तो मुझे पहनना है। मैं क्योंकि मेरी कंडीशनिंग इस तरह की हो चुकी थी, मुझे सारी चीजें समझ में आती थी, तो मैं उस तरह से थी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी, और स्टार्ट होते 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 इतना ज्यादा बढ़ गई, इतना ज्यादा बढ़ गई कि बहुत सारी चीजें मेरे साथ होने लगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें होने लगी। फिर से मैं यहाँ पे इमोशनल होंगी, मतलब कि जैसे कि कैरेक्टर के बारे में बोलना, क्योंकि कपड़ों से, बातों से, चाल ढाल से, आपकी जो इन सब चीजों से कैरेक्टर को जज किया जाता है आज की डेट में, या जब की भी डेट में, इस सब, जबकि इन सब चीजों का कैरेक्टर से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, कैरेक्टर को लेना देना मतलब मैं लड़की जैसा बिहेव नहीं करती, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नेता बोलते थे, नेता है, बहुत सारी चीजें। मतलब मैं धीरे धीरे वो जो ह्यूमिलिएशन वाला पॉइंट आता ना, वो आने लगा कि हर जगह से मुझे ये चीज मिलने लगी। एंड जहां पे मेरे फादर सपोर्ट भी करते थे और नहीं भी करते, मैं किस इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि फादर का क्या था, देखो कई चीजें तो उनको पता है, क्लियर था कि ये सही है जो मैं कर रही हूँ, बट एक होता ना, एक प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, सोसाइटी का, एंड क्या बोलते हैं, फैमिली का, तो उस वजह से वो बोलते थे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ तुम गलत हो। तो फिर मुझे लगता था कि तुम्ही ने तो ये चीज कही है कि ऐसे, जैसे कि अगर उन्होंने ही मुझे सिखाया सच बोलो, तो भाई मैं सच बोल रही हूँ, तो अभी मिर्ची क्यों लग रही है, तो ये इस टाइप का होता था। ठीक है, धीरे 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 करके मैंने किसी तरह से अपनी एजुकेशन वगैरह करी, और मेरे मन में सबके लिए बहुत कड़वाहट, बहुत
बहुत कड़वाहट, क्योंकि देखो एक एज होती है ना, वहां पे आपको नहीं पता होता है कि इग्नोर करना चाहिए, ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ऊपर से जिस तरह की मेरी हेल्थ थी कि मेडिसिन बहुत ज्यादा खाना, और क्या बोलते हैं, मेरे 7 या 8 मेजर सर्जरीज हुई हैं, स्पाइन की, एम्पुटेशन, इतनी ज्यादा सारी चीजें मेरी लाइफ में हो रही थी। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने 14-15 साल या 16 साल की उम्र में ना झेल लिया हो, ये समझ लो मैंने सब कुछ झेल लिया। तो आप एक तो बोल सकते हैं कि टाइम से पहले मैं मेच्योर भी हो गई, मेरे अंदर मेच्योरिटी भी आ गई, प्लस ये भी बोल सकते हैं कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट भी भर गई, मतलब चीजों को लेके इरिटेशन, मतलब इस तरह से। और धीरे 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 ये मेरे हेल्थ पे इम्पैक्ट करने लगी कि आप जब अंदर अंदर सप्रेस करते हो खुद को, चीजों को नहीं वो कर पाते, एंड दूसरों के तरीके से बनना चाहते हो, तो ये धीरे 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 आपको लड़ना झगड़ना, डेली डेली प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मुझे बीमार करती गई। एंड एक टाइम ऐसा आया 2012 में कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई, और इतना बीमार हो गई कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि 2-2.5 महीने की मेहमान और है, इससे ज्यादा नहीं है चलेंगी। हालांकि वहां पे भी मेरी विल पावर थी, मम्मी का सपोर्ट था, डैडी का साथ था, और गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि मैं फिर से वहां से भी निकल के आ गई। मुझे मतलब वहां से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, एंड मैं वहां से भी निकल के आ गई। उसके बाद 2012-13 के बाद इतना सब कुछ मैं झेल चुकी थी, इतना सब कुछ कि मैंने खुद को दबाना सीख लिया। मतलब ठीक है, अगर यहाँ लड़ाई हो रही है तो ठीक है, अगर कुछ बोल रहा है तो ठीक है, खुद को अंदर से रो लेना और सब करना, और धीरे धीरे वो करना सीख लिया। एंड उसके बाद जब मैं मतलब 2012 से 14 तक 13 तक मुझे हील होने में लगा है, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी थी। हील होने के बाद क्या हुआ कि फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जहां से मेरा कॉन्फिडेंस ना धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ, बट वो ज्यादा दिन तक रही नहीं चीजें। एंड मतलब कुछ साल तक ही रही, और उसके बाद वो भी चीज मेरे हाथ से चली गई। एंड देन ऐसा हुआ कि मैं डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। और डिप्रेशन जैसी चीज हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, गाँवों में कुछ डिप्रेशन विप्रेशन को कुछ नहीं मानते, ठीक है। वो फैशन वाली बीमारी बोलते हैं, एंड बंतुआ तहीन बोलते हैं, या फैशन वाली दवाई खा रही हूँ, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो मुझे पता था कि अगर मैं ये बोलूंगी कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ तो कोई मानने वानेगा नहीं, तो इससे अच्छा चुप रहो, आप खुद ही अपने आप से इसका सोल्यूशन ढूंढो। और एक टाइम ऐसा आ गया 2018 तक, या 17 के एंड 18 तक मैं बोलूंगी, कि मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। अब मुझे लगा कि, क्योंकि आपको क्या होता है फिर जब आप डिप्रेशन में जाते हो, सुसाइडल थॉट आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, एंजाइटी होती है, रोना होता है। मतलब मैं रो भी नहीं सकती थी, मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी, ये जैसे कि होता था कि मुंह बंद करके रोना, और सारी चीजें बहुत कुछ मैंने किया है। तो बट मुझे लगा अब चीजें हाथ से ज्यादा जा रही हैं, और अब मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और उन्होंने बोला यस, आप पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके हो, डिप्रेशन में जा चुके हो, और आपको कुछ मेडिसिन देंगे, जिस स्टार्ट करेंगे मेडिसिन, और वहां से क्या बोलते हैं, फिर धीरे धीरे देखते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस और सारी चीजें करनी पड़ेंगी, हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रिस्क्रिप्शन लेके घर आ गई। मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताया, बट मैंने सोचा कि मुझे दवाई खा के खुश नहीं रहना है, मतलब गोली खा के नहीं हंसना है। मैंने कहा जब इतना कुछ मैंने झेल लिया है तो मैं एक चांस और देती हूँ खुद को। मुझे बेस्ट ऑप्शन जो लगा वो लगा कि सब कुछ करके देख लिया मैंने, थोड़ा सा मुझे लगा कि अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ एकदम डीपली जाते हैं। स्पिरिचुअल मैं शुरू से थी, मतलब मेरे मम्मी डैडी भी थे, हम लोग सब लोग दीक्षित हैं, प्योर वेजिटेरियन है, सब कुछ था, लेकिन डीप जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो नहीं थी। तो मुझे लगा ये बात है 2018 की कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, लाइक देखो मैं जो सुनना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं वो ट्रेडिशनल गुरुज की बात नहीं कर रही हूँ, जो कथावाचक है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो कंफ्यूजन और कंफ्यूज करके छोड़ देंगे। मैं बात कर रही हूँ जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात करते हैं, जैसे कि सिस्टर शिवानी हो गई, ओम शांति ओम से, सदगुरु वासुदेव जग्गी हो गए, श्री श्री रविशंकर हो गए, सुधांशु जी महाराज हो गए। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने सुनना स्टार्ट किया, जानना स्टार्ट किया, एंड थोड़ा बहुत मुझे एक टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता था, लेकिन वो एंजाइटी, वो डर, वो रोना, वो सब नहीं जा रहा था।
मैं स्कॉन जाती थी, 2-2 3-3 घंटे मैं सीढ़ियों पे बैठ के सिस्टर शिवानी को ही सुनती रहती थी, नहीं समझ में आता था। फिर मैंने सिस्टर शिवानी को ऐसे ज्वाइन भी किया, लाजपत नगर में उनका सेंटर है, मैंने वहाँ पे ज्वाइन भी किया एंड थोड़ा सा वहाँ पे डीपली मेडिटेशन वगैरह करवाए, जिससे मुझे रिलीफ होना स्टार्ट हो गया। देन क्या हुआ कि मेरी जो बड़ी बुआ हैं वो चली गई दुनिया को छोड़ के, मतलब उनको कैंसर हुआ था, वो चली गई। जब वो न्यूज आई तो वो फिर से मैं जो वहीं ड्रैग करके लेके आई जहां पे मैं थी। देन फिर से मुझे लगा कि दुनिया उनिया कुछ नहीं है, चले ही जाते हैं, कुछ नहीं होता है। बट वही है ना कि जब आपके अंदर बोल सकते हैं कि मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो अपने डैडी को दूंगी कि उन्होंने इस तरह से मुझे रखा था ना, इतना स्ट्रांग रखा था ना कि कुछ भी हो जाए ना, एक बार हिला देगा लेकिन तोड़ नहीं सकता वो चीज। फिर उसके बाद जाके मैंने कहा चलो ठीक है। और जितनी चीजें मैं आज मुझे हिम्मत आई है वीडियो में बताने की, मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया, किसी से भी डिस्कस नहीं किया। उसके बाद जाके मैंने ज्वाइन किया उनको, सिस्टर शिवानी को, वहां पे मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट की, चीजें ठीक होने लगी, धीरे धीरे मैं हील करने लगी। देखो इन सब चीजों में टाइम लगता है। देन मैंने योगा स्टार्ट किया, मैंने जिम स्टार्ट किया, सारी चीजें हील हो ही रही थी। 2019 आ गया और 2019 के एंड में मुझे पता चलता है कि अब हमें यहाँ से शिफ्ट होना है नोएडा। सडन से पता चलता है, मतलब मुझे पहले से नहीं पता था, 1 महीने पहले भी नहीं पता था मुझे, जैसे कि शिफ्ट होना है आई थिंक 3-4 दिन पहले पता था, पता हुआ मुझे। फिर से एक बोलते हैं डाउनफॉल आ गया। मुझे लगा थोड़ा बहुत मैं जो काम यहाँ पे कर रही थी, मेरा फ्रीलांसिंग का काम था, अर्निंग थी, वो सब भी चला जाएगा। वहां पे जाके मैं क्या करूंगी, बहुत सारी चीजें आई। बट मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं चुपचाप वहां से यहाँ आ गई। दिवाली का टाइम था, गृह प्रवेश जो है वो जो दिवाली के पहले कौन सी धनतेरस थी, वहां पे गृह प्रवेश होता है, हम लोग गांव चले जाते हैं। और गांव जाने के बाद आते हैं, सर्दी बहुत होती है, मैं सोचती हूँ कि चलो फरवरी तक टाइम काटते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। क्योंकि मैं नोएडा से डेली जॉब तो कंटिन्यू कर नहीं सकती थी, 1.5-2 घंटे की जो है जर्नी होती है मेट्रो की, तो मैं 4-4 घंटे डेली ट्रेवल नहीं करती थी। हालांकि मेरी मम्मी ने किया, 6-7 महीने किया यहाँ से। उसके बाद जाके फिर जैसे ही सर्दियां जाती हैं, मैं सोचने की थोड़ा सा कैपेबल होती हूँ कि पता चलता है कि कोविड आ गया। कोविड में ही मैंने अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया था, जो चैनल मेरा अभी चल रहा है अच्छा खासा। एंड चैनल मैंने स्टार्ट किया, एंड सही बोलूं कि मैंने कोविड को इतना लाइटली लिया था, मतलब सभी ने लिया होगा, इतना सीरियसली लिया नहीं था। तो मैंने भी नहीं लिया, मुझे लगा कि ऐसी ही बात है, 2-4 दिन में या 2-4 हफ्ते में चली जाएगी। बट वो चीज सीरियस होती चली गई। तो एक दिन पता चलता है कि अब बात यहाँ से स्टार्ट होगी, 17 मिनट की वीडियो हो गई है, बात यहाँ से स्टार्ट होगी कि एक दिन पता चलता है कि टिकटॉक बंद होने वाला है। ठीक है, टिकटॉक बंद होने वाला है। तो मैं ना, जब चैनल नहीं स्टार्ट किया था, मैंने नया नया स्टार्ट किया, तो उसके पहले प्रैक्टिस के लिए मैं टिकटॉक पे कुछ वीडियोस बनाती थी, प्राइवेट अकाउंट था, वहीं पे सेव कर लेती थी। तो मैंने सोचा जो मेरी अच्छी अच्छी वीडियो मैं वो डाउनलोड कर लेती हूँ। मैं अपनी वीडियो डाउनलोड कर ही रही थी कि मुझे एक वीडियो आचार्य प्रशांत की दिखती है। ठीक है, मैंने वो वीडियो सुनी, 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो थी, मुझे नहीं याद है इतना, मैंने सुनी। पता नहीं क्या हुआ मुझे, और मैं उनकी प्रोफाइल पे गई, एंड मैं स्क्रॉल करने लगी, और सुनते 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 आई थिंक रात के 2:30 या 3 बज गए थे। मैंने लगभग 30-35-40 वीडियो जो भी रही होगी मैंने सुन डाला। सुनने के बाद मुझे लगा कि ये मिलेंगे मुझे कहाँ, आज तो टिकटॉक बंद होने वाला है। मैंने फटाफट से उनको जो है यूट्यूब पे सर्च किया, उनके कई सारे चैनल हैं, आचार्य प्रशांत, शक्ति, ललकार, प्रकृति, ऐसे करके बहुत सारे चैनल है, सबको सब्सक्राइब कर लिया। एंड मुझे फिर तसल्ली मिली कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ मिल रहे हैं, मिलेंगे ये। और फिर मैंने उसके बाद अपनी जो भी वीडियो डाउनलोड करनी थी सब करके मैं सो गई। दूसरे दिन मेरे दिमाग में बस वही बातें घूम रही हैं, आचार्य जी की बातें जो भी थी वही। मैं अपना शूट कर रही थी, काम कर रही थी, मुझे लगता था कम मैं काम खत्म करूं, कम मैं ये करूं, और मैं जाके मैं वहां पे सुनूं। तो उसके बाद जाके मैंने सब काम वाम खत्म किया, और फिर उस दिन भी मैंने सुना यूट्यूब पे मैंने सुना 2-2:30 बजे तक। मेरा डेली का रूटीन हो गया, सुनते सुनते मुझे लगभग उनकी मैंने अभी तक सारी वीडियो देख डाली होगी, सुन डाली होगी। तो एक चीज जो मुझे समझ में आई, जो मुझे, मैं बोल सकती हूँ 2010 से लेके 2020 तक, 10 सालों में जो मुझे नहीं समझ में आई, जो आंसर मुझे किसी से नहीं मिला, जो मैं सबके पास गई, परेशान हुई, रोई, तड़पी, सब की, वो आंसर मुझे इनकी वीडियो से मिल गया। मिला क्या, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरा जो सेल्फ डाउट था कि मैं गलत हूं, मैं एक आइडियल डॉटर नहीं हूं, मैं एक आइडियल सिस्टर नहीं हूं, मैं एक आइडियल
फीमेल नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक आइडियल फीमेल जो होती है उसका बहुत ही शांत रहती है, शर्मीली रहती है, फैमिली से ऐसे बात करेगी, छुप मतलब एकदम निगाहें नीची होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, एक सर्टन एज में उसकी शादी हो जानी चाहिए, वहां पे जाके आइडियल बहू बनेगी, और जो भी होता है, बच्चे बच्चे जो भी, एक आइडियल ऐसे ही एक फीमेल को देखा जाता है, एक आइडियल माँ, और इस तरह की तो वो जो सेल्फ डाउट मेरे अंदर आ चुका था कि मैं आइडियल कैटेगरी में नहीं आती हूँ, या मैं बहुत ही घटिया समझने लगी थी खुद को, सच बोलूं कि मैं नहीं सही हूं, मैं नहीं सही हूं, वो डाउट मेरा क्लियर होता गया यहाँ पे, ऐसे क्लियर होता गया। देखो, क्लियर तो आंसर तो मुझे मिल जाता था हर जगह, लेकिन आंसर के पीछे का रीजन नहीं मिलता था। जैसे कि मैं कैसे बताऊं, जैसे कि मैं अगर जो हूं मैं सही हूं तो क्यों सही हूं, मैं क्यों सही हूं, वो मुझे आचार्य जी से पता चला। आज तक देखो चीजें तो मुझे ऐसा लगा जब मैं इनको सुन रही थी, अरे यार यही तो मैं थी, यही तो मैं कहना चाह रही थी, बट मेरे पास वर्ड नहीं थे। मैं उनकी हर एक बात से रिलेट करती गई, अच्छा ये, अरे ऐसी ही तो मैं हूं, पर मैं कैसे बताती, अगर मतलब मैं कैसे बताऊं कि अगर मैं आज जो भी हूं, अगर कोई बोले कि तुम ऐसी क्यों हो, तो मेरे पास आंसर नहीं था, मैं बोल देती मैं ऐसी ही हूं, बस मैं ऐसी ही हूं। बट अब मुझे पता चला कि मैं ऐसी क्यों हूं, और ये चीज क्यों सही है, ये चीज क्यों गलत है। मेरे पास रीजन नहीं होता था, मेरे पास सिर्फ आंसर होता था, बट रीजन नहीं होता था। और जब मैंने इनको सुनना स्टार्ट किया, मुझे रीजन मिलते चले गए, और जब तक आपको एक सॉलिड प्रैक्टिकल रीजन नहीं मिलता है, तब तक आप संतुष्ट नहीं होते हो। तो ये चीज था, क्योंकि मैंने सुना तो बहुत सारे लोगों से, शायद बहुत सारे लोगों ने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया, लेकिन उस जवाब के पीछे का कारण मुझे आचार्य जी ने बताया। तो इस वजह से मैं इनसे कनेक्ट होती गई, और मैं एक फोकस्ड, एक क्लियर, एक मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पता है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम इस चीज से नहीं होती कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब आपको ये नहीं पता होता कि आपको क्या नहीं चाहिए। और मैं सच बताऊं, आज की डेट में मुझे पता है मुझे क्या नहीं चाहिए, और उससे मेरी आधी प्रॉब्लम खत्म हो गई। पहले मैं नहीं समझ पाती थी, पहले मुझे सबको प्लीज करना होता था, सबको खुश करना होता, नहीं ये नहीं करूंगी, अब मैं अच्छे से वो करूंगी। अब मुझे पता है मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और मुझे इसी पे फोकस करना है, मुझे इसी पे, मेरा सारा डर, मेरी सारी एंजाइटी, मेरी सारी प्रॉब्लम, सब कुछ खत्म, सब कुछ। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज मैं एक परफेक्ट इंसान हूं, परफेक्ट इंसान कोई कभी भी नहीं बन सकता। देखो, हम लोग इंसान हैं, ठीक है, और जो इंसान, ये जो शरीर है, ये प्रकृति के अधीन होता है, और जब आप प्रकृति के अधीन हो, तो प्रकृति के कुछ रूल्स एंड चीजें होंगी जो फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप प्रकृति के अधीन हो तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, लालच, सारी ये चीजें होंगी, बट आपके अंदर उन सब चीजों से लड़ने की स्ट्रेंथ होगी, और वो स्ट्रेंथ मुझे आचार्य जी से मिली। तो अब ये चीजें लगी रहेंगी, मरने तक डर रहेगा, मरने तक चीजें रहेंगी। अगर कोई बोले अभी भी तुम्हारे अंदर तो ये चीज कमी है कमी, पर अभी मुझे पता है कि इस पे मुझे काम करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं काम करके इसको ठीक कर लूं। देखो, और मैं कभी भी ट्रेडिशनल गुरु या जो कथावाचक, या जो इस भगवत कथा, या जो इन, मैं देखो सब अपना काम कर रहे हैं, मैं कभी किसी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई 24 घंटे भगवान का नाम ले रहा है, मुझसे तो बेहतर है, मैं कोई क्रिटिसिज्म तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकती। बट मुझे इतना पता है कि अगर तुम ये बोलते हो, जो भी ये लोग हैं, अगर तुम ये बोलते हो कि ये शरीर जो है, ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा ही है, आत्मा ही सब कुछ है, तो जब आत्मा ही सब कुछ है तो शरीर कुछ भी नहीं है, और आत्मा सारी बराबर है, तो भैया फिर स्त्री पुरुष में इतना ज्यादा भिन्नता क्यों? क्यों आप पुरुष को बोलते हो स्वामी है, पूजा करने लायक है, वो परमात्मा है, वो पति बोलते हैं। मैं देखा है कि बहुत सारे गुरुज के यहाँ जब आती हैं, जब वो बोलती हैं कि पत्नियां मेरे पति से, कोई बात नहीं, वो परमात्मा है। अगर हम आत्मा है और ये शरीर है, तो शरीर ही तो सिर्फ स्त्री या पुरुष है, आत्मा तो बराबर है, तो एक आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है, और एक आत्मा दासी कैसे हो सकती है? ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो मेरे अंदर होता था, मेरे अंदर क्वेश्चंस आते थे, मैं छोड़ देती थी, फिर मैं बोलती थी नहीं यार नहीं। बट सारा सोल्यूशन, सब कुछ मुझे यहाँ मिल गया, और आज सेटिस्फाइड हूं मैं, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि फोकस्ड हूँ, क्लियर हूँ, सारी चीजें साफ होती चली गई पानी की तरह। अभी तक मैं आचार्य जी को सामने से नहीं मिली हूँ, बहुत जल्दी मैं एनरोल करवाऊंगी, 4 साल सुनते हुए हो गया है, बहुत लाइफ को बेहतर किया है, आगे भी बेहतर करती रहूंगी। कुछ चीजें हैं अभी मेरे अंदर कमियां हैं जिसमें मैं काम करूंगी। तो मुझे बस यही कहना था,
और अब मैं एक चीज कहूंगी कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरा इनसे क्या रिश्ता है, क्योंकि मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती शब्दों में कि मेरा इनसे क्या रिश्ता है। तो बस यही इतना कहना था आप लोगों से। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 25 मिनट की वीडियो हो गई है, तो दैट्स इट।